Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am fine too, Alhamdulillah. The topic which we are going to study today is open economy macroeconomics and the chapter number is 18. So let's start. In this chapter we will study the basic concepts of macroeconomics or specifically in open economy. First, we need to understand what is open economy and what is closed economy. So there are two types of economies. One is open and the next is closed. Closed economy is that economy which do not interact with the rest of the world or rest of the economies in the world. So what does closed economy mean? A closed economy is one that does not interact with other economies in the world. And what will be the open economy? Open economy is the opposite of closed economy. So it will be that economy which interact with other economies in the world, and which does not interact is closed economy, and the economy which interact with the other economies is known as open economy. So in other words, if we want to understand closely एंड इन मोर डिटेल व्हाट इज़ क्लोज्ड इकॉनमी एंड व्हाट इज़ ओपन इकॉनमी, हमें ये समझना होगा कि क्लोज्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो कि दूसरी इकॉनमिक्स के साथ लेन देन नहीं करती. लेन देन मीन तिजारत नहीं करती, बिजनेस नहीं करती, ग्लोबलाइजेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होती. और वो इकॉनमी जो कि दूसरे इकॉनमीज़ के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है, तिजारत करती है और ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, उसको हम लोग ओपन इकॉनमी कहते हैं. सो क्लोज इकॉनमी में क्या होता है? कोई इंपोर्ट नहीं होती, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं होती और कोई कैपिटल फ्लो नहीं होता. मीन कैपिटल फ्लो फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन दो कंट्रीज़ के दरमियान या डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में जो होता है उसको कैपिटल फ्लो कहते हैं. अगर आपके कंट्री में आ रहा है पैसा या फाइनेंशियल एसेट्स तो आप उसको क्या कहते हो? कैपिटल इनफ्लो. और अगर कैपिटल आपका पैसा या आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल आउटफ्लो. सो क्लोज्ड इकॉनमी वो होती है जिसमें इंपोर्ट्स भी नहीं होती, बाहर से कुछ आता भी नहीं है, और एक्सपोर्ट्स भी नहीं होती, मीन्स बाहर कुछ जाता भी नहीं है, और नो कैपिटल फ्लोज, और कोई इनफ्लो आउटफ्लो कैपिटल का नहीं होता. ये होती है क्लोज्ड इकॉनमी. सो ओपन इकॉनमी क्या होती है? ओपन इकॉनमी इज़ वन दैट इंटरेक्ट्स फ्रीली विद अदर इकॉनमीज अराउंड द वर्ल्ड. ओपन इकॉनमी की सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो यूरोपियन यूनियन है, ईयू. ईयू में सबसे पहले जो फॉरमोस्ट उसका पर्पस था वो क्या था? कि फ्री ट्रेड हो इन यूरोपियन कंट्रीज़ के माबैन. ठीक है, तो वो क्या है? वो ओपन इकॉनमीज़ हैं. पाकिस्तान भी एक ओपन इकॉनमी है. अगर फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी और ओपन इकॉनमी, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक ओपन इकॉनमी है, क्योंकि वो ट्रेड करता है, इंटरेक्ट करता है दूसरी इकॉनमीज़ के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ. सो एन ओपन इकॉनमी इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज़ इन टू वेज. अब वो कौन कौन से दो तरीके हैं जिनको यूज़ करते हुए ओपन इकॉनमी जो है वो इंटरेक्ट करती है बाकी कंट्रीज़ के साथ. पहले तो हमने ये समझा कि ओपन इकॉनमी होती क्या है. फिर अब हमने ये समझना है कि ओपन इकॉनमी वो होती है कि जो इंटरेक्ट करती है. ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया. अब हमने ये समझना है कि ओपन इकॉनमी इंटरेक्ट करती किस तरह से है. वो दो तरीके हैं, टू वेज हैं जिनके थ्रू ओपन इकॉनमी जो है वो क्या करती है? इंटरेक्ट करती है. मीन्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ लिंक करती है, रिलेट करती है, इंटरकनेक्ट करती है या इंटर चेंज करती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्ट करना. ठीक है, अब हम देखेंगे कि टू वेज कौन से हैं जिनके थ्रू जो है ओपन इकॉनमी को इंटरेक्ट करती है. एक तो ये होगा कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ गुड्स का और सर्विसेज का लेन देन करना. ठीक है, सो पहला तरीका क्या है? इट बाइज एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट. मीन दूसरी दुनिया की प्रोडक्ट मार्केट में बाय करती है और सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज. बाय करना मीन इंपोर्ट करना और सेल करना मीन एक्सपोर्ट करना. मीन्स कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है किसकी? गुड्स और सर्विसेज की. पहला तरीका तो ये हो गया. अब दूसरा तरीका कौन सा होगा जिसके थ्रू जो है ओपन इकॉनमी वो इंटरेक्ट करती है, उसको देखते हैं. पहला तो था प्रोडक्ट मार्केट में लेन देन करना, दूसरा होगा फाइनेंशियल मार्केट में लेन देन करना कैपिटल एसेट्स की या फाइनेंशियल
गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं? मीन्स फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। इट बाइज एंड सेल्स कैपिटल एसेट्स इन वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है? लाइक स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक्स जो हैं या शेयर्स जो हैं वो सेल और बाय किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू इंटरेक्शन होता है आपस में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, या कैपिटल एसेट्स का, वही जो बात आपको मैंने समझाई थी कि एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है किसी दूसरे कंट्री के कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करना, मीन फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्टॉक्स होता है उनमें इन्वेस्ट करना। जब गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू जो है ओपन इकोनॉमी वो इंटरेक्ट करती है। सबसे पहला तरीका क्या है? इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, एंड द सेकंड वन इज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल। सो पहला हमने चीज़ क्या देखनी है? हमने इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल देखना है, ठीक है। सो अब दो चीज़ें हैं इंटरनेशनल फ्लो ऑफ, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज हमने देखा और दूसरा क्या हमने देखा? इंटरनेशनल फ्लो ऑफ। दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या देखना है? इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम फ्लो ऑफ गुड्स कहेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। सो हमें पता है कि फ्लो ऑफ गुड्स किस तरह से होता है, एक तो एक्सपोर्ट्स के थ्रू और दूसरा इम्पोर्ट्स के थ्रू। अब जैसे कि हमें पहले भी पता है, हम ये चीज़ इकोनॉमिक्स में पिछले चैप्टर्स में मिड टर्म में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, इंपोर्ट्स क्या होती हैं और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं। नेट एक्सपोर्ट्स तो हमने जीडीपी के चैप्टर में भी पढ़ा था। इसको दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं। एक्सपोर्ट्स होती हैं बच्चों अपने कंट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना और फिर उसको किसी दूसरे कंट्री में, बाहर के मुल्कों में बेच देना, सेल कर देना, इट्स नोन एज एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? बाहर के कंट्री में कोई चीज़ बनी है, लाइक मोबाइल फ़ोन, आईफोन, तो हम वहाँ से जब फ़ोन ख़रीदते हैं आईफोन, तो उसको क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। हमने बाहर के मुल्क में बनी हुई चीज़ खरीदी। और जब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारे पास इनकी आसान डेफिनेशन थी इन तीनों की। बारी बारी देखते हैं। एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, मीन हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, एंड सोल्ड अब्रॉड, और बाहर बेची जाती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्ट्स की क्या डेफिनेशन है। इम्पोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस अब्रॉड एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। सोल्ड मीन हमारे मुल्क में वो बेची जाती है, बनती वो किसी और मुल्क में है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इम्पोर्ट्स। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स आर द वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट। मीन्स एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट को माइनस कर देना, हमारे पास जो बाकी अमाउंट आती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है बच्चों। सो नेट एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड बैलेंस। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस अगर आपसे पूछा जाए तो वो उसकी डेफिनेशन क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स ही, मीन एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इज नोन एज ट्रेड बैलेंस, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आते हैं, उनकी डेफिनेशन हम लोग कर लेंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, वो है ट्रेड डेफिसिट। अभी हमने ट्रेड बैलेंस की बात की। ट्रेड बैलेंस होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। अब हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट कब आता है और ये क्या होता है? हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इम्पोर्ट्स कम हों, और जब हम नेट एक्सपोर्ट्स निकालते हैं, मीन एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो अगर ये फिगर हमारा माइनस में आए, माइनस का मतलब है कि इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं, जब इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा होंगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड सरप्लस कब होता है? जब हमारा एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, ठीक है। जब पॉजिटिव फिगर आए तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस। सो हम लोग देख लेते हैं ट्रेड डेफिसिट क्या है। ट्रेड डेफिसिट इज अ सिचुएशन इन विच नेट एक्सपोर्ट्स आर नेगेटिव, मीन्स इम्पोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। यही बात आप लोगों ने अभी समझी, ठीक है। इसके बाद हमने बात की ट्रेड सरप्लस की। तो ट्रेड सरप्लस इज अ सिचुएशन इन विच नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होती हैं किस तरह से? क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट्स ग्रेटर होंगी इम्पोर्ट्स से, तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ क्या डिनोट करती है? ये ट्रेड सरप्लस। पेपर में आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इम्पोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स इज नोन एज व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए जब इम्पोर्ट्स ग्रेटर होंगी तो वो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट, और जब एक्सपोर्ट्स ग्रेटर होंगी तो वो क्या होता है? ट्रेड सरप्लस। अब एक चीज़ होती है बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड कब होता है? जब एक्सपोर्ट्स इक्वल आ जाती हैं इम्पोर्ट्स के, मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। किस तरह से? देखिएगा, बैलेंस
बैलेंस्ड ट्रेड रेफर्स टू व्हेन नेट एक्सपोर्ट्स आर जीरो. किस तरह से? एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर एग्जैक्टली इक्वल. जब एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट आप निकाल देंगे तो हमारे पास जीरो की अमाउंट आएगी. क्यों? क्योंकि दोनों फिगर इक्वल हैं, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स के इक्वल हैं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड ट्रेड. ठीक है बच्चों, ये तो वो सारे कॉन्सेप्ट थे जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ होते हैं. अब हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किसी कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स और नेट एक्सपोर्ट्स को, या इन शॉर्ट एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट को क्या चीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो आएगा टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. जिन्होंने चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी है, उनकी टेस्ट क्या है. वो डोमेस्टिक चीज़ों को प्रेफर करते हैं या बाहर की चीज़ों को प्रेफर करते हैं. हमारे मुल्क में यहाँ पे क्या में आ रहा है कि हम लोग बाहर की बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि वो क्या होती हैं, वो अच्छी होती हैं. सो फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट्स द कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इज टेस्ट. किसका? टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जिन्होंने वो चीज़ कंज्यूम करनी है या परचेज करनी है. सेकेंड फैक्टर कौन सा होगा जो इफेक्ट करेगा कंट्री की एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट को? वो प्राइस होगी. हम लोग प्राइस के ऊपर भी जाते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ हमारे मुल्क में किस तरह है और बाहर के कंट्रीज़ में किस तरह है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस जैसे कि ऑलमोस्ट सेम होती हैं बाहर के कंट्रीज़ में भी और यहाँ पे भी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम लोग कहते हैं कि वहाँ का गोल्ड जो है वो प्योर है. सो एक चीज़ तो हो गई टेस्ट, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसके अलावा थर्ड फैक्टर कौन सा है? वो है एक्सचेंज रेट. ठीक है, एक्सचेंज रेट एट विच पीपल कैन यूज़ डोमेस्टिक करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसी. अगर फॉरेन करेंसीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी तो आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हो और आप कहते हो कि हम तो उस करेंसी को कम करेंसी को परचेज़ कर सकते हैं. तो सो अगर हम करेंसी कम परचेज़ कर सकते हैं अपनी करेंसी को यूज़ करते हुए, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू है, हमारी करेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है, हमारा पैसा जो है वो छोटा है. अगर हमारा पैसा बड़ा होता तो हम किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को ज़्यादा ख़रीद सकते थे. सो जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज भी ख़रीदनी होती हैं, लेनी होती हैं, तो हम उस कंट्री की एक्सचेंज रेट यानी कि उसकी डोमेस्टिक करेंसी, मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी को उसकी डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसीज के साथ हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. मीन्स डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं. हमारी करेंसी को किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं. तो एक फैक्टर ये भी होता है कि जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंट्री की एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को. इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इनकम है. इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स एट होम एंड अब्रॉड. कि आप लोगों के पास पैसा कितना है, इनकम कितनी है, आपकी आमदनी कितनी है. जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उतनी ज़्यादा आप परचेजिंग करेंगे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इम्पोर्ट्स भी. ठीक है. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन, ये पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन जो है वो चीज़ें जो हैं डिलीवरी हो रही है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की. इवन हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं. तो ये जो ऑनलाइन हम लोग चीज़ों का लेन देन करते हैं, परचेज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ से अगर हम कोई फ़ोन मंगवाते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, मीन डिलीवरी चार्जेस हैं या नहीं है. जिसके डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होते हैं हम वो चीज़ नहीं अफोर्ड करते, हम नहीं ले पाते. हाँ, जो अफोर्ड करते हैं वो फिर भी उसको अवेल कर लेते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट Which one? The cost of transportation. This factor, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी कंट्री की इम्पोर्ट्स को और एक्सपोर्ट्स को. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ या गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज़ करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन परचेज़ करना चाहते हो बाहर की कंट्री से, अब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है कि हमारी मोबाइल की इंपोर्ट बिल्कुल रुक चुकी है. क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है हमें, और ये टैक्स पे करना जो हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसकी वजह से अब बाहर से फ़ोन आने बंद हो गए हैं, यानी कि इंपोर्ट बंद हो चुकी है. सो ये क्या है? ये एक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक मेजर फैक्टर है, मेन फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी कि फ़्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है बच्चों, ये तो वो फैक्टर्स थे जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को, मींस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स को. ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मीन नेट कैपिटल आउटफ्लो. अब हम दूसरी इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स के ट्रेड को, जिसको हम कहते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो.
अब नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या है बच्चों, स्क्रीन पे देखिएगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो रेफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट्स माइनस द परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स बाय फॉरेनर्स। जी, नेट कैपिटल आउटफ्लो NCO का मतलब ये होता है कि आपने फॉरेन एसेट्स कितने परचेज किए। फॉरेन एसेट्स परचेज बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स मीन इस मुल्क के रहने वाले लोगों ने, पाकिस्तानी कितनी अवाम ने कितनी मिकदार में फ़ॉरेन एसेट्स को परचेज़ किया, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स बाय फॉरेनर। डोमेस्टिक एसेट्स मीन पाकिस्तान के एसेट्स, हमारे यहाँ के, ठीक है, घरेलू। और घरेलू, अब ये मैक्रो लेवल पे बात हो रही है, तो जब डोमेस्टिक हम लोग किसको कहेंगे, डोमेस्टिक हम नेशन को कहेंगे। और कौन सी नेशन को, पाकिस्तानी इकॉनमी को, ठीक है। किस इकॉनमी को कहेंगे, पाकिस्तानी इकॉनमी को, मींस पाकिस्तान को। सो डोमेस्टिक एसेट जो हमारी चीज़ें फॉरेनर्स ने ख़रीदी, आसान अल्फाज में जो हमने उनकी फाइनेंशियल एसेट्स ख़रीदे, फाइनेंशियल चीज़ें ख़रीदी, उसको हम लोग, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो उन्होंने हमारी ख़रीदी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट कैपिटल आउटफ्लो। अच्छा, इसकी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक USA का रेजिडेंस है, उसने क्या किया है, टोयोटा कॉरपोरेशन में स्टॉक परचेज किया है, टोयोटा कॉरपोरेशन का स्टॉक परचेज किया है स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। और एक मेक्सिकन जो है मेक्सिकन जो पर्सन था, उसने क्या किया, स्टॉक बाय किया फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन में। फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन USA का क्या है, स्टॉक है, ठीक है, USA की कंपनी। और टोयोटा कॉरपोरेशन क्या है, जापान की कंपनी। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं टोयोटा कॉरपोरेशन जापान वाले की बात हो रही है। तो अब क्या किया, US के रेजिडेंट्स जो थे, रहने वाले जो थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया टोयोटा कॉरपोरेशन में जापान में। और मैक्सिकन जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक परचेज कर लिए फोर्ड मोटर के। अब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, US रेजिडेंट्स बाय स्टॉक इन टोयोटा कॉरपोरेशन में, फॉरेनर्स के स्टॉक किसने खरीदे, USA के रेजिडेंट्स ने। तो ये क्या हुआ है, नेट कैपिटल आउटफ्लो, पैसा बाहर गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि मैक्सिकन्स बाय स्टॉक इन फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन। अब मैक्सिकन जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं, उन्होंने डोमेस्टिक एसेट्स परचेज किए। और वो डोमेस्टिक एसेट्स कौन से हैं, फोर्ड मोटर कंपनी कॉरपोरेशन के स्टॉक्स हैं जो कि उन्होंने परचेज किए। तो ये एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल नेट कैपिटल आउटफ्लो और इनफ्लोज को शो कर रही है। सो अब नेट कैपिटल आउटफ्लो बेसिकली क्या है, उसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक USA के रेजिडेंट ने क्या किया कि USA के एक पर्सन ने परचेज़ की मैक्सिकन कंपनी का स्टॉक, टेलमैक्स कंपनी का नाम है, और वो मैक्सिकन फ़ोन कंपनी है, ठीक है, उसका स्टॉक परचेज़ किया। तो जो स्टॉक परचेज़ किया USA के रेजिडेंट ने, इससे क्या हुआ, नेट कैपिटल आउटफ्लो हुआ, ठीक है। मतलब USA का पैसा बाहर गया, क्योंकि उन्होंने बाहर फॉरेन कंट्री में, मैक्सिको में फ़ोन कंपनी जो है उसके अंदर इन्वेस्ट किया, उसके स्टॉक्स को परचेज़ किया है। तो ये क्या हुआ, ये नेट कैपिटल आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब हमारे मुल्क का पैसा जब बाहर जाता है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई जापान की कंपनी है, या जापान का जो रेजिडेंट है वो किसी कंपनी का स्टॉक परचेज़ करता है USA में, तो इसका क्या मतलब है, कि नेट कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है USA में। When a Japanese resident buys a bond issued by US government, the purchase reduces the US net capital outflow. तो फॉरेनर ने जो परचेज़ किया USA गवर्नमेंट का बॉन्ड जो इशू किया USA की गवर्नमेंट ने, अगर किसी जापान के रेजिडेंट ने उसको परचेज़ किया, तो इससे क्या हुआ, नेट कैपिटल आउटफ्लो कम हुआ। क्यों, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है ना, उन्होंने हमारे मुल्क का, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग USA की बात करें, हम लोग USA में रहते हैं, तो USA का जब प्रोडक्ट कैपिटल जो था, या कैपिटल एसेट जो था, जो इशू किया गवर्नमेंट ने, अगर किसी फॉरेनर ने, जापानीज़ ने परचेज़ किया, तो इससे क्या हुआ, नेट कैपिटल इनफ्लो हुआ, उनका पैसा हमारे पास आया, ठीक है। तो इनफ्लो जब हुआ, तो इनफ्लो जब होता है वो नेट कैपिटल आउटफ्लो को डिक्रीज़ करता है। यानी कि इनफ्लो को हमने ये कहना है डिक्रीज़ इन नेट कैपिटल आउटफ्लो, और रिड्यूसेस नेट कैपिटल आउटफ्लो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो को। सबसे पहले हमने बात की कि वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इफेक्ट करते हैं। पहले हमने वो फैक्टर्स देखे, अब हम वो फैक्टर देखेंगे जो कि नेट कैपिटल आउटफ्लो को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, इंटरेस्ट रेट।
सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो रियल इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमें पे करना पड़ता है अगर हम फॉरेन एसेट्स को परचेज करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर हमें लो मिल रहा है, कम मिल रहा है इंटरेस्ट जो हमने पे करना है, तो हम लोग उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब ये बात हो रही है रियल इंटरेस्ट रेट जो हमने फॉरेन एसेट्स पे करना है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉरेन एसेट में इंटरेस्ट रेट कम है तो हम उस पर इन्वेस्ट कर लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। और दूसरा क्या होगा, रियल इंटरेस्ट रेट बीइंग पेड ऑन द डोमेस्टिक एसेट्स। अब डोमेस्टिक एसेट्स जो हैं उनका जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है नेट कैपिटल आउटफ्लो को। अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो डोमेस्टिक एसेट्स का है वो कम होगा तो हम लोग बाहर के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने कंट्री में ही इन्वेस्ट कर लेंगे, और इससे हमारा क्या होगा, नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो इन्फ्लुएंस होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट ऑन फॉरेन एसेट्स, और दूसरा क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक एसेट। अब थर्ड जो फैक्टर है वो है रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आपको जो रिस्क जो बियर करना पड़ रहा है, अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं और उसको होल्ड करते हैं अब्रॉड, मीन फॉरेन जो है एसेट्स अगर आप परचेज करके उसको होल्ड करते हैं, उसके ऊपर आपको जो रिस्क देखना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल रिस्क क्या है, अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, या जैसे अभी इकोनॉमिक रिस्क ये है कोरोना वायरस का। ठीक है, जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है ये इकोनॉमिकली हिट कर रहा है सब कंट्रीज़ को। और अगर आपने कोई स्टॉक्स परचेज़ किए हुए थे अब्रॉड, बाहर के कंट्री में, फॉरेनर्स के कोई फाइनेंशियल एसेट्स आपने परचेज़ किए हुए थे, तो वो इस इकोनॉमिक पेंडेमिक की वजह से या रिस्क की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, आपकी वो अब हमारे अपने मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हो चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं लोगों को जिन्होंने स्टॉक परचेज़ किए हुए थे। तो ये चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जब चेंजेस आती हैं तो उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है उन होल्डिंग्स पे जो कि आपने एसेट्स होल्ड किए होते हैं। होल्ड मीन परचेज करके अपने पास रखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर रियल इंटरेस्ट रेट, देन रिस्क ऑफ होल्डिंग एसेट्स अब्रॉड, और वो रिस्क कौन सा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस का। और फोर्थ नंबर पे वही पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने उस वक्त बात की थी कौन से फैक्टर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स को इफेक्ट करते हैं, और उसमें हमने बात की थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इफेक्ट करती हैं फॉरेन ऑनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स। ठीक है, हमारे जो मुल्क के डोमेस्टिक एसेट्स हैं, हमारे जो एसेट्स हैं उनकी फॉरेन ऑनरशिप, मीन अगर बाहर के लोग जो हैं फॉरेनर उसको परचेज़ करते हैं तो इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। ये पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट्स की वो इफ़ेक्ट करती हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो को, और इसके अलावा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी। सो ये चार फैक्टर थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो को। अब हम देखेंगे द इक्वालिटी ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। कहा जाता है कि नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में बराबर होता है, बैलेंस होता है, इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो आर क्लोजली लिंक्ड। ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं और क्लोजली लिंक्ड करते हैं, लिंक अप करते हैं। अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन जो होती है उसमें हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा है कि अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। ठीक है, अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आपका कैश कम हो रहा है अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग का एक रूल है। वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है इन अ सेंस। वो क्या कहता है कि फॉर इकॉनमी एज अ होल जो होता है नेट कैपिटल आउटफ्लो ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है किसके, नेट एक्सपोर्ट्स के। फॉर एन इकॉनमी एज अ होल, ओवरऑल अगर इकॉनमी की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट्स और नेट कैपिटल आउटफ्लो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, विच मीन्स नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स, NCO इज इक्वल टू NX। ये क्यों इस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से अकाउंटिंग का रूल है कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की एक साइड पे जो चीज़ इफेक्ट कर रही होती है वो दूसरी साइड पे भी इफेक्ट कर रही होती है, तभी बैलेंस शीट बैलेंस होती है। सो दिस होल्ड्स ट्रू बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट्स वन साइड मस्ट ऑलवेज इफेक्ट द अदर साइड बाय द सेम अमाउंट। अगर एक चीज़ इधर इफेक्ट कर रही है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एक साइड पे है तो उसका दूसरी साइड पे भी इफेक्ट लाजमी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो को कहा जाता है कि एक दूसरे के
इक्वल होती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी जो स्टेट कर रही है ये ट्रू है, और ये कैसे ट्रू है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने ये समझना है दो कंट्रीज आपस में लेन देन कर रही हैं, एक यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी क्या है, जापान। अब जापान एंड यूएसए के माबैन इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, कैसे, एयरक्राफ्ट कंपनी है बोइंग यूएसए की, वो क्या करती है, वो कुछ एयरक्राफ्ट बना के, कुछ प्लेन्स बना के सेल करती है किसको, जापान को। जापान उसके बदले में उसको पैसा देता है, और जापान की जो करेंसी है वो येन है, जापानीज येन। तो जापानीज येन इसको पे किए जाते हैं यूएसए को, ठीक है। और यूएसए अपने एरोप्लेन्स जो है या एयरक्राफ्ट जो है वो किसको दे देता है, वो जापान को दे देता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई। सपोज दैट द बोइंग द यूएसए एयरक्राफ्ट मेकर सेल्स सम प्लेन्स to a Japanese airline. In this sale, a USA company gives planes to a Japanese company and the Japanese company give yen to a USA company. ठीक है, इसने उसको जहाज दिए, ठीक है, एयरक्राफ्ट दिए, किसने, यूएसए ने, और जापान ने उसको उसके बदले में पैसा दिया। अब हमने ये चीज़ समझनी है कि इस ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक अपने गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, दूसरा उसको कैपिटल दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है। अब जब यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट जो हैं वो जापान को दिए, इससे क्या हुआ, उसकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो गई। और जब जापान ने उसको कैपिटल दिया, अपना पैसा दिया यूएसए को, तो इससे क्या हुआ, नेट कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली इंक्रीज़ होता है। सो यहाँ पे क्या हमने देखा कि दो चीज़ें एट अ टाइम हो रही हैं, और ये दोनों हमने पहले हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो बैलेंस होता है आपस में। नोटिस दैट द टू थिंग्स हैव अकर साइमल्टेनियसली मीन एट अ टाइम। द यूएसए हैज सोल्ड टू अ फॉरेनर सम ऑफ इट्स आउटपुट मीन एयरक्राफ्ट एंड दिस सेल इंक्रीजेज द यूएसए नेट एक्सपोर्ट्स। इन एडिशन दैट द यूएसए हैज एक्वायर्ड सम फॉरेन एसेट्स एक्वायर कर लिए यूएसए ने, इनके पास येन आ गए, एंड दिस एक्विजिशन इंक्रीजेज यूएस नेट कैपिटल आउटफ्लो। और इससे क्या हुआ, यूएसए का नेट कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज हुआ। वो कैसे इंक्रीज होता है बच्चों, अल्टीमेटली जाके इंक्रीज होता है, हमारे पास येन आए, फॉर एग्जांपल वी आर यूएसए एंड वी एक्वायर्ड येन, ठीक है। अब वो जो येन हमारे पास आए हैं, उन येन्स को हम लोग यूज़ करेंगे कुछ एसेट्स खरीदने के लिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी है, ठीक है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे फॉरेन में कोई चीज़ परचेज करने के लिए। तो इस तरह अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, नेट आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैक एंड पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन एक एक्सचेंज होती है, लेन देन होता है, एक चीज़ जा रही होती है, दूसरी चीज़ आ रही होती है, और दोनों की वैल्यू सेम होती है। जितने के एयरक्राफ्ट थे उतने ही पैसे हमें उधर से आ गए, ठीक है, जापान से। तो ये क्या है, ये बैलेंस हो रहा होता है आपस में। So the value of financial assets which Japan deliver or sends to the USA is equal to the value of the goods and services mean aircraft of USA to the Japan. स्क्रीन पे देखिएगा, द इक्वालिटी ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो फ्लोज फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज। When a seller country transfer the goods and services to a buyer country Japan है, seller country कौन सा है, USA. The buyer country gives up some assets to pay for these goods and services. The value of that assets equal to the value of the goods and services sold. Value ultimately उनकी सेम होती है, जो चीज़ जा रही है और उसके बदले में जो चीज़ आ रही है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। सो जितनी वैल्यू हमने किसी को दी उतनी वैल्यू हमें आ गई, तो अल्टीमेटली ये आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सो एट द एंड जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों की वैल्यू को, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर किए और जो हमने कैपिटल हासिल किया, उन दोनों को आपस में जब ऐड अप करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक बैलेंस आता है। किस तरह से, व्हेन वी ऐड एवरीथिंग अप द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय द कंट्री, ठीक है, जो कि नेट एक्सपोर्ट्स को शो करता है, मोस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, ठीक है। एसेट्स एक्वायर हमें कौन से हुए थे, नेट कैपिटल आउटफ्लो, जिसमें हमें कैपिटल एसेट ऑफ जापान हासिल हुआ था। सो द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ही सिक्के के दो अतराफ हैं, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल।
अब नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड द रिलेशनशिप टू इंटरनेशनल फ्लोज। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि नेट एक्सपोर्ट्स इज अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। जैसे कि हमें पता है जीडीपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, इसमें अब क्या था, y हमारे पास इनकम शो कर रहा होता था और c कंजम्पशन था, i इन्वेस्टमेंट था, g गवर्नमेंट परचेजेस थी, एन एक्स नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये जीडीपी का एक कंपोनेंट था, क्या चीज़, नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमने ये चीज़ समझनी है कि नेशनल सेविंग क्या था। नेशनल सेविंग वो अमाउंट थी जो कि बच जाती थी कंजम्पशन के बाद और गवर्नमेंट परचेजेस के बाद हमारे पास। मीन्स नेशनल सेविंग इज द इनकम ऑफ द नेशन दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर करंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस, which means that y minus c minus g is equal to I plus nx, I इन्वेस्टमेंट। ये y हमारे पास जो है वो इनकम है, नेशनल इनकम। सो नेशनल सेविंग किस तरह से निकाल लेंगे, c माइनस कर देंगे कंजम्पशन, जो चीज़ें हमने कंज्यूम कर दी, और जो पैसा हमारा गवर्नमेंट परचेजेस पे लगा, ये पैसा हमारा लगा इन चीज़ों पे, कंजम्पशन पे और गवर्नमेंट परचेजेस में। इनको हम निकाल देंगे नेशनल इनकम में से, तो हमारे पास क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, नेशनल सेविंग। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि नेशनल सेविंग मीन्स एस इक्वल्स वाई माइनस सी माइनस जी, सो एस इज इक्वल टू आई प्लस एन एक्स। क्यों, क्योंकि वाई किसके बराबर था, आई प्लस एन एक्स। सो एस सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस एन एक्स, एन एक्स मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, S is equal to I plus net capital outflow, S is equal to investment plus net exports, या S is equal to I plus net capital outflow। ये हमने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमने कहा नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल होती है नेट कैपिटल आउटफ्लो के। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट था, तो हम नेट एक्सपोर्ट की जगह पे नेट कैपिटल आउटफ्लो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती हैं, हमने यही बात की। सो इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेविंग, एस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये कौन सी होती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि नेशंस की सेविंग जो है वो मस्ट इक्वल टू इट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि चाइनीज़ सिटीज़न अगर कोई डॉलर की अमाउंट या पैसा जो है वो सेव करते हैं अपनी इनकम का टू यूज़ इन फ्यूचर, तो वो डॉलर जो होगा या वो जो पैसा जो उन्होंने सेव किया है, ठीक है, उसको वो यूज़ कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक कैपिटल को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, अपना डोमेस्टिक कैपिटल कुछ जो है वो परचेज़ कर लें, या उस पैसे को वो यूज़ कर सकते हैं टू फाइनेंस द परचेज ऑफ कैपिटल अब्रॉड, यानी कि कैपिटल एसेट्स ऑफ फॉरेन कंट्री वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या क्या करेंगे बाहर के कंट्रीज से फाइनेंशियल एसेट्स जो है उनका स्टॉक जो है वो परचेज़ करेंगे। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे, परचेज ऑफ कैपिटल अब्रॉड, या इसको नेट कैपिटल आउटफ्लो कहेंगे। या तो डोमेस्टिक ये जो सेविंग होगी लोगों की, इंडिविजुअल्स की, वो क्या करते हैं, सिटीजन्स की सेविंग दो जगह पे यूज़ होती है, या तो उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज अ डोमेस्टिक कैपिटल, और या उसको यूज़ कर लेते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो के तौर पे। किस तरह से, मीन के किसी दूसरे कंट्री का फाइनेंशियल एसेट परचेज करते हैं, तो इससे वो क्या बन जाता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो बात हो गई इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल की। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी हमें प्राइस कौन कौन सी पे करनी पड़ती है, रियल एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। टू टाइप्स ऑफ प्राइस होती है जो कि हमें पे करनी पड़ती है। वो पहली कौन सी, रियल एक्सचेंज रेट, एंड द सेकेंड वन इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं बाय इंटरनेशनल प्राइसेस। अब वो इंटरनेशनल प्राइसेस कितनी टाइप्स की हैं, टू टाइप्स की हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्राइसेस आर नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द रियल एक्सचेंज रेट। फर्दर अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट को।
नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो होता है जिसमें हम एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पाकिस्तानी रुपीस हैं और पाकिस्तानी रुपीस दे के मैं डॉलर्स परचेज करती हूँ, तो ये क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और मुझे रेट मैं किसको कहूँगी, ये नॉमिनल एक्सचेंज है, ठीक है। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट किस तरह से होगी, मीन के मैंने पाकिस्तानी रुपीस दे के कितने डॉलर परचेज किए, ठीक है, या $1 परचेज करने के लिए मुझे कितने पाकिस्तानी रुपीस पे करने पड़े, इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। या ₹1 के बदले मुझे कितने US डॉलर्स मिलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ऑब्वियसली ₹1 के बदले में तो मुझे ठेंगा मिलेगा डॉलर्स का, तो लेकिन वो पॉइंट्स में आ जाती है, 0.000001% ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डॉलर हमारे रुपए की निस्बत बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएटेड है, आई मीन उसकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ एन अदर कंट्री। एक मुल्क की करेंसी को किसी दूसरी मुल्क की करेंसी के साथ जब आप एक्सचेंज करते हो या ट्रेड करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है उसको दो तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पर US डॉलर, ठीक है। एक US डॉलर के बदले हमें फॉरेन करेंसी कितनी मिलेगी, यानी कि ₹1 के बदले हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे, अगर मैं अपनी एज अ पाकिस्तानी बात करूं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बात करेंगे, कितने रुपीस हमें मिलेंगे $1 के बदले, फॉरेन करेंसी के बदले, ठीक है। फॉरेन करेंसी हमारे लिए कौन सी है, डॉलर, ठीक हो गया। तो ₹1 के बदले मुझे फॉरेन करेंसी कितनी मिलेगी, ठीक है। या एक फॉरेन करेंसी के बदले में, मीन एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी मीन $1 के बदले में मुझे कितने रुपीस मिलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। करेंसी के बदले किसी दूसरे मुल्क की कितनी करेंसी मिलेगी, इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है बच्चों।